नमस्कार। टीवी 9 उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव, प्रधानमंत्री के फैसले, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। जयंत जी, धन्यवाद टीवी 9 उत्तर प्रदेश से बात करने के लिए। और इस इंटरव्यू की शुरुआत में इस सवाल से करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि ये कानून वापस होंगे, आगे की राजनीति का क्या होगा? मुद्दा खत्म? मुद्दा नहीं खत्म हुआ, ये तो लड़के हमने लिया है और 1 साल हमने खोया है। 700 हमारे किसान भाई चले गए। लखीमपुर की घटना हमने देखी, न्याय अभी तक हमें मिला नहीं। एमएसपी की जो मुख्य मांग थी वो पूरी नहीं हुई। और जो मंत्री लखीमपुर की घटना के पीछे उस सारे प्रकरण में जिनकी मौजूदगी थी या जिनका भाग था, जिनके बेटे उसमें शामिल थे, कहीं ना कहीं षड्यंत्र में भी उनका एक आरोप उन पर लगा है, गंभीर आरोप हैं, वो अभी भी मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, यानी उनकी फैसला उन्होंने बदला लेकिन किसान आंदोलन के प्रति उनका रवैया नहीं बदला। ये बात हमने साबित कर दी, देश और दुनिया में ये चीज़ स्थापित हुई कि लोकशाही में, लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है सवाल पूछना, विरोध भी कर सकते हैं, कानून बनने के बाद भी विरोध संवैधानिक है, हमारा अधिकार है। तो ये एक नागरिक अधिकार की भी जीत हुई है। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलना चाहिए भी या चलेगा? मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन में जो शामिल जो संगठन हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, ये निर्णय उनका है। लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी कर दी। अभी भी कुछ बातें बाकी हैं, जैसे एमएसपी। अभी आपको पता है कि धान की जो एमएसपी है उसका 50% किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1100 में धान बेचने के लिए किसान मजबूर हैं। अगर आपको रिफॉर्म करना था, कोई अच्छा परिवर्तन किसानों के हित के लिए आप लाना चाहते थे, तो यहाँ मंडी बनाइए यूपी में। यूपी का किसान क्यों मजबूर है कि जाके हरियाणा में वो बेचता है? इसलिए मजबूर है कि यहाँ कोई तंत्र नहीं है। ये होता है विकास। आप किसान का विकास करना चाहते हैं, तरक्की लाना चाहते हैं, किसान को विकल्प देना चाहते हैं, मंडी का विकास कीजिए। आपकी जोर शोर से कैंपेनिंग हो रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? खेती में सुधार कैसे होगा, किसान की जीविका में हम सुधार कैसे ला सकते हैं, गांव में हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको हम कैसे मुख्यधारा में ला सकते हैं। यूपी में सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है, सारी चीज़ बाद में है। अगर कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, यहाँ कोई अपनी पूंजी नहीं लगाएगा। यहाँ के बच्चे मजबूर होते हैं, वो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में नौकरी हासिल करने के लिए, क्यों? यहाँ कोई नौकरी नहीं है। यहाँ जितने काम थे, जो आर्थिक गतिविधियाँ थीं, कुछ कोरोना काल के कारण, कुछ नोटबंदी के कारण, कुछ जीएसटी के कारण, कुछ सरकार की अनदेखी के कारण काम वो लगातार व्यापार ठप होते जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो विकास की संभावना है, उन्हें गति देने की जरूरत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, आप एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। आप अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके मंत्रालय के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, विकास भी ठप है और कानून के संबंधित जो आंकड़े हैं, देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है और वो केसेस बढ़ रहे हैं, वे संख्या बढ़ रही है। अब उसमें सरकार का तो हाजिर जवाबी है, वो कह सकते हैं केस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आम अपराध है वे बढ़ रहा है। पर मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि 2014, 17 और 2019 में आपकी पार्टी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। नहीं, नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन हम उस रास्ते पे लगातार चल रहे हैं। और जब आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, जो एक उत्साह दिख रहा है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरह का मनोबल बड़ा दिख रहा है, अभी ये जो हमने जीत हासिल की, इसी कारण से है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार बने रहे। इस सब का भी फर्क पड़ेगा। 5 साल से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देखा है, बहुत वादे किए थे, तरह तरह की बात की थी। योगी जी ने कहा था कि मैं 70 लाख नौकरी दूंगा। आज पूरे देश में होर्डिंग लगाए कि 4.5 लाख नौकरी दिए। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना था। बहुत विकास करना था उनको, जब नहीं किया तो स्वाभाविक है कि जो वोटर उनके पक्ष में गया था पिछले चुनाव में, आज वो उनसे दूर आएगा। आप योगी आदित्यनाथ की 70 लाख की नौकरियों की बात कर रहे हैं, पर आप रैली और वो 70 लाख नहीं दे पा रहे। आप अपनी रैलियों में बोल रहे हैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जी, नौकरियां हैं नहीं तो आप भी कहां से देंगे? देखिए, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव कर लेते हैं,
जो स्टेट के उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, अगर वहाँ एक खुले मन से दिल से हम काम करते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए एक नीति बनाते हैं, तो काम होगा। अभी कोई विजन ही नहीं है। द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। योगी जी बस लखनऊ बैठे अपनी घोषणा कर देते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, सब खोखला है। लखनऊ में आपने इन्वेस्टर समिट किया, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ फॉलोअप हुआ क्या? जिन लोगों ने घोषणाएं की उनके साथ सरकारी तंत्र ने कोई बातचीत की कि कब कारखाने लगेंगे? रोजगार के संबंध में हमने जो सोचा है, सरकार के हर फैसले से रोजगार सृजन क्या होगा, कैसे हम नए रोजगार की संभावना बना सकेंगे, हम वो आंकड़े पेश करेंगे जनता के बीच। आज कोई आंकड़े नहीं आते, आज सिर्फ सरकार की प्रेस रिलीज जाती है, मीडिया उस प्रेस रिलीज को ज्यों के त्यों छाप देती है, क्योंकि कहीं कोई आंकड़ा ही नहीं है कि बेरोजगारी का दर क्या है, किस आंकड़े को लेकर हम चर्चा करें। तो हमने ये कहा है कि कम से कम क्वार्टरली एक रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रतिवेदन सरकार तैयार करे, जनता के बीच रखे कि इतना रोजगार हमने दिया। लेकिन चौधरी साहब एक चीज़ बताइए, आप अपनी भाईचारा रैली कर रहे हैं, आपको लगता है ये इसका असर पड़ेगा? क्योंकि 2013 के बाद लोग कहते हैं कि जाट हिंदू हो गया, और आपकी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया था उसके बाद। नहीं, फर्क पड़ता है। राजनीति में हम लोग आखिरकार समाज में सुधार चाहते हैं। जिन चीज़ों से समाज को हानि पहुंचेगी, अगर उस पर आधारित हम अपनी राजनीति करेंगे, चंद दिनों की ये चांदनी है, कुछ दिन तक ये दुकान चल रही है इनकी, लेकिन अब लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि नुकसान हम ही लोगों का हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यहाँ का ताना बाना बिगड़ गया, और जब आपस में आपको रहना यही है, रिश्ते अच्छे नहीं रखोगे, हर मोहल्ले में झगड़े पालोगे, हर घर में झगड़े पालोगे, तो तरक्की कैसे होगी? अच्छा एक चीज़ बताइए, आपसे पहले जितने बड़े नेता रहे, हिंदी पे जोर रहा है, हमारी लिंक लैंग्वेज है, सबसे बड़ी लैंग्वेज है। आपने अपने वो जो 22 पॉइंट्स में अंग्रेजी का जिक्र किया है, ये काफ़ी नई और अलग बात है, क्यों हुआ? क्योंकि मैं एस्पिरेशनल जो नौजवान है जिसने बड़े सपने देखे हुए, मैं उनकी भावना समझता हूँ। आज वैश्वीकरण के दौर में विश्व मंडी में भारत की हर चीज़ पहुँच रही है। भारत के नौजवान यहाँ, हो सकता है इसी गांव में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ के बच्चे भी कहीं बाहर पढ़ रहे हों, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ ना, तो हम कैसे वंचित रख सकते हैं? हमने तो ये बात भी की है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई मेधावी छात्र है जो गरीब बैकग्राउंड से आता है, ऐसी कम्युनिटी से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, अगर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में वो दाखिला हासिल कर लेता है, हम उसको स्कॉलरशिप्स देंगे। तो अब नया ज़माना है, नई भाषा है, नई पिच है। यानी अंग्रेजी सिखाना है अभी मुख्य धारा में उसको आना है, तो अब इंग्लिश एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। हम ये नहीं कह रहे आप हिंदी छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी बल दिया जाना चाहिए, वरना वो भाषाएं अगर बोली नहीं जाएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये भी मानता हूँ कि भाषाओं को समय के साथ बदलना पड़ता है, ये कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। पहले की हिंदी और आज के ज़माने की हिंदी में बहुत परिवर्तन है। इंग्लिश के डिक्शनरी में अगर स्लैंग वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, तो हिंदी भाषा में जो मॉडर्न बोलचाल की भाषा है उसे शामिल किया जाना चाहिए। तो भाषा को लेकर रिजिडिटी या कोई एक ऐसा मतलब अड़ियलपन तो ठीक नहीं है, तो क्या वो भाषा के लिए ठीक नहीं है। स्कूल में कब से आपका क्या है उस पर, स्कूल में कब से अंग्रेजी हमने कहा है कि हम सरकारी स्कूली व्यवस्था पे बल देंगे, सरकार निवेश बढ़ाएगी शिक्षा के क्षेत्र में, सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर पे हम नहीं छोड़ सकते, और उसमें हम 2030 तक सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर लैब्स और वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम देना चाहते हैं। यानी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होने चाहिए उत्तर प्रदेश में, गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए। फिर अल्टीमेटली आज जो स्थिति है कि आप सरकारी व्यवस्था में जो मास्टर्स हैं उनकी तनख्वाह अच्छी जा रही है, सरकार खर्च भी कर रही है, बच्चे दाखिला भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वही बच्चे। अब कुछ चुनाव से जुड़े सवाल, एक फोटो आई थी शायद एयरपोर्ट लाउंज की थी, आप कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी के साथ बैठे हुए थे, बड़ी सुगबुगाहट हुई थी। देखिए रिश्ते हमारे अच्छे हैं, हमारी साझी सरकार भी राजस्थान में बनती है, और एक तस्वीर को जिस तरह से एक वो दिखाया गया, दर्शाया गया, इतनी कहानी उसके पीछे नहीं है। तो लखनऊ की हमने बैठ के चाट खाई और राजनीतिक बात भी की, लेकिन मैं उसके आधे घंटे पहले ही मैं मीडिया में कह चुका था कि कांग्रेस से हमारे गठजोड़ की संभावना नहीं, और अगर उसके आधे घंटे बाद भी मुझसे कोई पूछता मैं तब भी वही बोलता। अच्छा बताइए, कांग्रेस से गठजोड़ की संभावना क्यों नहीं? एक वक्त था शायद 2009 जब आप और राहुल गांधी एक मंच पे खड़े थे एक रैली में, मुझे याद है,
तो क्यों नहीं है संभावना, जरा बताइए। देखिए, उस दौर में कांग्रेस के कई एमपी जीत के आए थे यूपी से, और एक समय था जब एक संभावना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दिख रही थी, और चौधरी अजीत सिंह जी जी। मंत्री भी बने। लेकिन अब जमीनी स्थिति खराब है किसकी? कांग्रेस पार्टी की। तो अभी उनका संगठन भी नहीं है। अभी कोई पिछले 5 साल में कहीं कोई जन आंदोलन भी आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने लीड किया किसी इशू को लेकर। इन चीज़ों को देखकर ही हमें ये फैसला लेना पड़ा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ डिबेट हो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि ये था कि भाई जयंत चौधरी किसके साथ जाएंगे, क्योंकि कहने का मतलब है कि पश्चिम यूपी में आपको एक इनेबलर की तरह देखा जाता है। ये नहीं, सत्य है, हमारा ये वोट, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। हमारा वोट ट्रांसफरेबल है, कमिटेड है, हमारे साथ है, और आज हम मजबूत स्थिति में हैं। हम अपने सम्मान के साथ अपने शर्तों पे गठजोड़ करेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी से लगातार बात चल रही है। मुझे लगता है कि वो एक स्थिति पे आके हम पहुंच चुके हैं। अब उस दिशा को बदलना, कहीं ना कहीं फिर लोग आगे चलकर मुझ पे सवाल करेंगे कि हमने दिशा क्यों बदली, इसलिए वो संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से कोई गठजोड़ नहीं होगा? मैं एक लंबी सोच को लेकर राजनीति कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक चुनाव को देख के नहीं कर रहा, एक चुनाव की दृष्टि से हार जीत के फैसले के आधार पर नहीं कर रहा। मैं चुनाव हार गया, मुझ पे कोई आफत नहीं आई। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी रिवाइव हो, हमारी आइडियोलॉजी लोगों के बीच जाए, मजबूत हो। भाजपा कोई विकल्प नहीं है। मतलब आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे? शायद प्री पोल, पोस्ट पोल? नहीं, देश में कोई ऐसा नेता आज नहीं है, सब डरते हैं जो ये कह दे कि भाजपा के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अखिलेश के साथ क्यों? अखिलेश के साथ क्यों? हाँ, सपा के साथ। क्योंकि सपा की जमीनी स्थिति आज पूरे प्रदेश में संगठन उनके पास है। बुंदेलखंड में भी है, मध्य में भी है, पूर्वांचल में मजबूत है, और पश्चिम में इस क्षेत्र में हम लोग हैं। तो एक वो गठबंधन में भी आपको देखना होता है आधार क्या है उसका। क्या विचारों में आपका मेल बन सकता है? क्या जो लीडरशिप है वो लोग साथ काम कर सकते हैं? क्या वो कनेक्ट है? क्या वो एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं? क्या ये जोड़ी आगे लंबे समय तक चल सकती है? और फिर ज़मीन पे क्या वो चीज़ हम ज़मीन पे उतार सकते हैं कि नहीं? क्या हमारे कार्यकर्ताओं में मेल है कि नहीं? अगर ये पैमाना हम लेंगे, क्योंकि हमारी पार्टियां ओरिजिनली एक ही रही हैं, कल्चर एक है, उनके कार्यकर्ता भी जिद कर लेते हैं, अपने नेताओं से बात मनवा लेते हैं, हमारे यहाँ भी हम अपने वर्कर से निरंतर फीडबैक लेते हैं। तो यानी ग्रास रूट ओरिएंटेड पार्टीज़ हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी हमारी दोनों ग्रास रूट से जुड़ी हुई हैं। आपने बोला सम्मानजनक समझौता क्या है आपका, और अगर सपा का होता है? सम्मानजनक समझौता ये होता है कि जहां आपका सिंबल असरदार है, या जहां आपके पास उम्मीदवार मजबूत हैं, विनेबिलिटी है, आपके पास कोई आधार है, वहां अगर आपको आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा तो वो जीत पाना आसान है। कुछ तो सीट का आइडिया होगा? आइडिया है। बताइए। नहीं, सारे पत्ते आज क्यों खोलूं? कार्तिक के साथ फिर बैठेंगे। वो तो कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन अब अगर ये सोचा जाए कि आरएलडी कितने बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी, तो उसका आप कुछ बता सकें? हम सब जगह तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज हमारा संगठन सब जगह है। पुराने लोग भी हैं, मजबूत लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो हम लगातार उनको कह रहे हैं आप मेहनत कीजिए। तो फिर ये बताइए। और जब 403 पे समझौता हो जाएगा, 403 पे होगा। ये नहीं होगा कि इस सीटों पे आपको करना है, बाकी सीटों पे हम काम करेंगे। नहीं, साझा काम होगा, साझा कार्यक्रम होगा, साझा अभियान होगा, साझे मुद्दे होंगे, और इसलिए 403 सीटों पे हम फोकस करेंगे। तो आपका अखिलेश यादव से जो बातचीत है आपकी, वो कहाँ तक पहुंची है? शुरुआती है, बीच के दौर पे है, कंक्लूडिंग स्टेज पे बस है? अभी खीर खानी बाकी है। खीर खानी बाकी है। तो खीर खाने की घोषणा कब तक होगी, ये तो बता सकते हैं? तारीख नहीं पूछ रहा। खीर में खाने में हम देरी नहीं करते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग खीर पे ही पहले टूट पड़ते हैं, नजर मीठे पे ज्यादा रहती है। मुलाकात तो जल्द करेंगे। तो हाल फिलहाल होने वाली है आपकी मुलाकात? हाल फिलहाल हो सकती है। इस महीने के आखिर तक हमने तय किया है कि हम अपना जो भी रणनीति है तैयार करके पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ? जी, समाजवादी पार्टी के साथ? यस, मैं इनकार नहीं कर रहा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयंत चौधरी, जिन्होंने साफ शब्दों में बोला कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगी, संगठन उनका नहीं है। बातचीत हो चुकी है अखिलेश यादव से, बीजेपी यानी प्री पोल पोस्ट पोल कभी हाथ नहीं मिलाया जाएगा,
और जहां तक अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी की बात है, बस खीर खाने की देरी है।